हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉपिक स्थल मंडल। इससे पहले मैं आपको जो है वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास ले रही हूँ। उससे पहले और भी मैंने आपकी प्राचीन इतिहास है, स्टैटिक जीके है और अदर क्लासेस भी ले रखी हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज की तीसरी क्लास है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको थ्योरी से पढ़ा रही हूँ। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे आपकी परीक्षा में और बहुत सारी परीक्षाओं में आए भी हैं। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्थल मंडल पृथ्वी की संपूर्ण ग्रह परत जो है जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित होते हैं उसको स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है। क्वेश्चन में ज़्यादातर इस तरीके से पूछा भी जाता है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, ठीक है, या फिर कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर पृथ्वी का कुल कितना भाग स्थल है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, 29 और 71। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है तो आप बताएंगे, ठीक है, 3:7। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% दक्षिणी है और दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है जो कि कितनी है, कई बार पेपर में पूछी भी गई है। तो ये 8,850 मीटर है। और अधिकतम जो इसकी गहराई है, जो है अधिकतम गहराई वाला जो क्षेत्र है वह कौन सा है, मेरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला एवरेस्ट कौन सा है तो वह माउंट एवरेस्ट कहलाएगा। और अगर उसका कितना मीटर, अगर मीटर पूछा जाता है तो आप 8,850 याद रखेंगे। गहराई में अगर पूछा जाता है तो मेरियाना गर्त को याद रखना है और जिसकी ये 11,022 मीटर इसकी गहराई है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। स्थलमंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है। चट्टान पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। आगन्य चट्टान, इसमें ये मैग्मा या फिर लावा के जमने से बनती हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए आगन्य चट्टान या फिर मैग्मा या लावा के जमने से कौन सी चट्टान बनती है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे आगन्य चट्टान। या फिर पूछा जा सकता है कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इनमें से कोई सा भी एक नाम दिए सकते हैं, ये किस तरीके की चट्टान है, ठीक है, तो आप बताएंगे आगन्य चट्टान, ठीक है। इसी तरीके से आगन्य चट्टान स्थूल, परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट और मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि चट्टान में जो है तांबा या फिर प्लेटिनम या फिर मैग्नीज पाया जाता है तो वह आगन्य चट्टान में पाया जाता है। फिर ग्रेनाइट के कितने घटक होते हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले तो कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। या पूछा जाए कि ग्रेनाइट के प्रमुख निम्नलिखित में से ग्रेनाइट के कौन से घटक हैं, तो आप बताएंगे सिलिका और एल्युमिनियम, ओके। इसके बाद में है आपका बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। या फिर क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन बेसाल्ट में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, तो लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण किया जाता है। अब पूछा जाएगा कि किस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण किया जाता है, तो आप बताएंगे बेसाल्ट से, ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। आगन्य चट्टान से जो है काली मिट्टी का जो है निर्माण किया जाता है। अब पैग्माटाइट क्या है, पैग्माटाइट जो है कोडरमा, जो कि झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक, इन्हीं शैलों में मिलता है। एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है। आगन्य चट्टानी पिंड मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आगन्य चट्टानों और पिंड बनते हैं, जिनका नामकरण इनके द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
सक्रिय ज्वालामुखी, क्वेश्चन में कई बार सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है। अगर आपने पहले भी कोई परीक्षा दी रखी होगी तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन कई बार आया है सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो वर्तमान में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी, एक मिनट, हाँ, तो सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, तो 500 है। ठीक है, इनमें इटली का एटना और स्ट्राम्बोली और मैक्सिको का उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्राम्बोली क्या है? भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, जाने की एक गैस, यानी कि जलने वाली जो गैस होती है वह निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग जो है प्रकाशित होता है। यानी कि जब वो जलती रहेगी तो जलने की वजह से जो रोशनी होती है वह रोशनी रहती है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब देखिए पूछा किस तरीके से जाएगा कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो स्ट्राम्बोली को कहते हैं। या फिर स्ट्राम्बोली जो है किस तरीके का ज्वालामुखी है, तो आप बताएंगे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इस टॉपिक से इस तरीके से बना के आपके इतने से टॉपिक से भी आप अपनी तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप इसको नोट करिएगा। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछा जाए तो किलाऊ है। किलाऊ हवाई द्वीप है जो कि यूएसए पर है। ठीक है, चलिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, जैसे कि विसुवियस जो कि भूमध्य सागर पे है, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य में है, फ्यूजियमा जापान में है और मेन कहाँ है? फिलिप्स में है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पूछ सकते हैं इनके नाम के द्वारा कि ये कहाँ पर है। ठीक है, फिर इसके बाद में है शांत ज्वालामुखी। इस टॉपिक से भी जो है क्वेश्चन कई बार आए हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। वैसा ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, जैसे कि इसका उदाहरण है कोहो सुल्तान एवं देववन, जो कि ये कहाँ का है? ये ज्वालामुखी का नाम है और ये ईरान में है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है? म्यांमार में है। किलिमंजारो, ये पूछा गया है, किलिमंजारो कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। चिम्बाजो भी पूछा गया है, चिम्बाजो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। तो कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है और प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या कहते हैं? अग्नि वलय भी कहा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और आपके एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर, किन तटों पर स्थित है? अमेरिका एवं एशिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो इसको भी याद रखिएगा। किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अगर नहीं में निगेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आपको बताना है कहाँ नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर नहीं है। ठीक है, चलिए, अब है आपका गेसर। गेसर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय जो है दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा बाष्प कुछ अधिक ऊंचाई से निकलते लगते हैं, जिसे गेसर कहा जाता है। इसे ओल्ड या फिर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक जो है मिनट उद्गार होता रहता है। धुआंरे क्या है? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक में इसमें गैस व जलवाष्प निकलता रहता है। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतारा भी कहा जाता है। अलास्का कटमई पर्वत को हजारों धुआंओं की घाटी भी कहा जाता है। हजारों, आप यहाँ पे पूछा जा सकता है हजारों धुआंओं की घाटी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो है आपके अलास्का के कटमई पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ईरान का कोहो सुल्तान धुआरा और न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में स्थित हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा, इंपॉर्टेंट है ये नोट करिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटापैक्सी। इसकी भाई ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट और ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। ओके,
देखिए बहुत सारा चैप्टर ये भी लेंथी है और एक एक टॉपिक में एक ही वीडियो में फिनिश कर रही हूँ, इसलिए वीडियो पूरा बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपको तैयारी सीरियसली करनी है तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, और ये मैं गारंटी लेती हूँ कि जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इनमें से अगर आपको क्वेश्चन ना मिले तो आप कभी भी मेरा वीडियो मत देखिएगा बस, लेकिन आप वीडियो देखिएगा और इस बात को नोट करिएगा, जो भी पेपर आप देकर आएँ उसमें आप मेरे वीडियो में आप देखिएगा ये जो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ इनमें से कितने क्वेश्चन आपके आए हैं, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ये वो टॉपिक पढ़ा रही हूँ जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो है आपको पेड क्लास में पढ़ाते हैं, मैं आपको सिर्फ फ्री क्लास ले रही हूँ और फ्री में पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं आपको PDF वहाँ पर सेंड कर दूँगी। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सॉल्डा एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश में सीमा पर स्थित है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। भूकंप, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सिस्मोलॉजी किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है कि भूकंपों का अध्ययन जिसको किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, जिसमें से अगर पूछा जाए भूकंप में कितने प्रकार के कंपन होते हैं तो 3 तरीके के होते हैं। उनमें से पहला है आपका प्राथमिक अथवा प्री तरंगे। इसमें क्या है, ये तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग जो है 8 किमी प्रति सेकंड होती है और ये गति सभी तरंगों से अधिक जो है होती है। अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो मेन पॉइंट है मैं आपको वही बताती हूँ। इसका दूसरा पॉइंट है आपका द्वितीय अथवा एस तरंगे। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। फिर तीसरा है आपका सतही एल तरंगे। तो आप सिर्फ 3 याद रखिएगा कि 3 तरंगे होती हैं। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका है ये भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र के द्वारा रेखांकित किया जा सकता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा रेखांकित किया जा सकता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तत्व आते हैं, ठीक है। तो तत्व में ऐसा कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और जो देखिए जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी, क्योंकि मैं भी पूरा टाइम लूँगी और आप लोगों का भी टाइम ख़राब जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको काम की चीज़ें बताती हूँ। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। तो एक तो भूकंप लेख ही होता है जिसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं, और इसके भी 3 स्केल होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक तो रोसाफेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्टर स्केल क्या होता है, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले रिएक्टर स्केल का विकास। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल कहते हैं, और इसका विकास किसने किया था, चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। और ये लघुगणकीय पैमाना है जिसका जो है पाठ्यांक 1 से 9 तक है, और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। तो इतने तीव्रता इतनी जो है डिटेल में नहीं पूछते हैं, जो मेन है वो यही है कि कौन सी सन में हुआ था और किसने किया था और किस लिए काम में आता है, ठीक है। फिर है विभिन्न स्थल कृतियाँ। तो निर्माण के आधार पर स्थल कृतियाँ जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत की उत्पत्ति, पर्वत के 4 प्रकार होते हैं, उनमें से भी ब्लॉक पर्वत, ठीक है। और ब्लॉक पर्वत के बाद में अगर बात करें, फिर है आपका विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है, कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो, और इसका है 5895 मीटर, तंजानिया में अवस्थित है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप नोट रखिएगा। उसके बाद में है आपका बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक है।
जो कि संकल्पना पर आधारित है। यहाँ जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ किसी समय में टेथिस सागर नामक का विशाल भू अभिवृत्ति अथवा भूद्रोणी भी थी। दक्षिण भारत के दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर के बल पड़ गए थे और ये ऊपर उठ गया था, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में से गिना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा है तो वह आपका अरावली पर्वत है। देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है। और कुछ विद्वान जो है अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण मानते हैं। ठीक है, मुझे वीडियो थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। फिर इसके बाद में पठार, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो आपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा देखा होगा, वह शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। तो पठार की ऊंचाई कितनी होती है, ज़्यादातर पूछी भी जाती है कि पठार की ऊंचाई कितनी है, तो वह आपकी 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार होता है जिसका तिब्बत का पठार जो कि 16,000 फीट और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट रखिएगा। और बोलविया का पठार 12,000 फीट है। कोलंबिया का पठार 7,800 फीट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में पठार निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो महाखंड, गार्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी, जल प्रपात, शिप्राएं, जल गर्तिका, विसर्प नदी वेदिकाएं, तो ये सारी नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है, पेपर में पूछी भी गई हैं, जिसमें ज़्यादातर आपकी वी आकार की घाटी पूछी जाती है और आपके कैनियन भी पूछा गया है, विसर्प नदी भी पूछी गई है। गहरी घाटी, जिसकी विशेषता क्या होती है, सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं जिसमें इसे गार्ज कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, गार्ज क्या है, तो गहरी घाटी वाले सीढ़ी नुमा वाले ढाल, इस तरीके से क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में होते हैं तो उसको गाज कहा जाता है। जो गहरी घाटी होती है जिसमें सीढ़ी नुमा ढाल होते हैं उनको गाज कहते हैं। तो भारत में जो है आपके सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंडक, कोसी और नदियां अपने पर्वतीय भागों में गाज को बनाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में है आपका गहरी घाटी, जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं, उसे आगे बढ़ते हैं। कैनियन गाज का विस्तृत रूप क्या है, कैनियन गाज का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, कोलोराडो कैनियन जो कि यूएसए में है, जो कोलोराडो नदी द्वारा बनता है और विश्व का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। फिर है, जब नदी की तलहटी ऊबड़ खाबड़ रहती है तो नदी का जल तीव्र झोंके के साथ आगे बढ़ता है। ऊबड़ खाबड़ जैसे कि आप देखेंगे, जब नदी एक तो ऐसे बहती है और एक जैसे कि यहाँ पत्थर भरा है, फिर एक सपाट होती है, फिर एक ऊपर होती है, तो नदी कैसे होगी, ऐसे ऐसे करके होगी, है ना। तो जब नदी की तलहटी जो है ऊबड़ खाबड़ होती है तो नदी का जल तीव्र गति से झोंके ले लेकर आगे बढ़ता है, जिसे क्या कहते हैं, क्षिप्रिका कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्षिप्रिकाओं के समूह को सोपानी जलप्रपात भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है अफ्रीका के आसमन और खोर्तम के बीच नील नदी की कई क्षिप्रिकाएं जो है सोपानी जलप्रपात मिलाती हैं। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसकी गति ढाल कम होने के कारण धीमी हो जाती है। फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्र में लाए हुए नदभार को गिरिपथ में ही निक्षेप कर देती है। कालांतर निक्षेपित नदभार गिरिपथ से बाहर की ओर शंकु के रूप में फैल जाता है, जिसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। फिर हिमालय, रॉकेस और आपके एंडीज पर्वतों से निकलने वाली लगभग सभी नदियां जलोढ़ पंखों का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें विसर्प पूछा जाता है, कई बार पूछा है कि नदी प्रायः सीधी नहीं बहती है। आपने कभी नदी को ऐसे बहते हुए देखा है, नहीं बहती है, बल्कि सांप की भांति बल खाती हुई बहती है। देखा है ना आपने नदी को बहते हुए, जैसे कि यूं यूं करके बहती है, ऐसे थोड़ी बहती है। तो इसी वजह से जब नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता है, एक तो बहुत हल्के हल्के होगा और एक बिल्कुल यूं 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 करके बहती है, तो जहाँ पर नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाता है तो मुख्य नदी से वह अलग हो जाती है। तो इस अलग हुए भाग को क्या कहते हैं, नदी के जो मोड़दार भाग पर बहने लगती है उसको तो आपके विसर्प कहते हैं। विसर्प कई बार पेपर में पूछा गया है। और जब नदी के मोड़ में अधिक घुमाव हो जाते हैं तो मुख्य नदी से जब वह अलग हो जाती है तो उस अलग हुए भाग को गोखुर झील कहते हैं। तुर्की की मियांडर, अमेरिका की मिसिसिपी
और भारत की गंगा और गंडक, इटली की पो नदियां अपने विसर्प एवं गोखुर झील के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो है ये जो नदियां दे रखी हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन कई बार आए हैं। ठीक है। अब लटकती घाटियाँ, यू आकार की घाटी मोरेन हिमानी क्षेत्र से बनती है। यू आकार की घाटी के तल चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल ढीप होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाए कि किस घाटी के तल जो है चौड़े और किनारे चिकने होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर यू आकार की घाटी के जो है आकार किस प्रकार का होता है, तो वहाँ पे आकार के लिए आपको ऑप्शन में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल निगम छिद्र, कास्ट मैदान, चूना क्षेत्र की इस प्रकृति में पाए जाते हैं। सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार क्या हैं, तो फेयर तट किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फेयर तट का निर्माण होता है। तो ये तो मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा है पेपर में। हैवा तट के बारे में भी नहीं पूछा है। वन की बात कर लेते हैं। वनों के बारे में आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको नोट रखिएगा। इस प्रकार वन विषुवतीय रेखा प्रदेश के उष्णकटिबंधीय देशों में पाए जाते हैं और 200 cm से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। और यहाँ की पेड़ों की पत्तियाँ कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं। और पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं झड़ती हैं, क्योंकि इसे सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुँच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जो है सदाबहार वन, जो कि आपके रोजवुड और आवनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। अगर कुछ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पूछे जाएं कि किस तरीके के वृक्ष ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में है एनाकोंडा, विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है, जिसकी सबने पिक्चर देखी होगी। मैंने भी देखी है, अच्छी लगती है। किन किन लोगों ने देखी है आप भी बताइएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ 150 सेमी से कम वर्षा होती है और उसी क्षेत्र में ये वन पाया जाता है जहाँ पर भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में ये वन पाया जाता है। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम यहाँ की वृक्ष पत्तियाँ जो हैं झाड़ देते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में जो है, इन पर्णपाती जो वन है इनमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं, साल का, सागवान, नीम तथा शीशम। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि होते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। फिर आपका शीतोष्ण सदाबहार वन, ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में पाया जाता है और ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिणी पूर्व आपके ब्राज़ील। इसमें बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। देखिए, पेड़ों के बारे में पूछा जाता है कि ये पेड़ कौन से वन में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में ये झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से हैं, बांज, एस, बीज, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। और फिजेट और मोनाल, ये याद रखिएगा, मोनाल के बारे में पूछा गया है। फिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। इसके बाद में शंकुधारी वन। ठीक है, टैगा के बारे में पूछा गया है कि टैगा क्या है, तो टैगा जो है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांकों के भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, उनको टैगा भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में सिर्फ मिलेगा शंकुधारी वन या फिर गोलार्ध के उच्च अक्षांशों के भव्य में पाए जाने वाले वन, इस तरीके से ऑप्शन में आपको मिलेगा। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं और यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष लंबे भी होते हैं, नरम होते हैं, काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है, और इन वृक्षों की काष्ठ का उपयोग जो है लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि कागज बनाने के लिए किया जाता है, जो कि सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आता है। और नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए किया जाता है। तो शंकुधारी वन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब घास के मैदान, तो उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैली हैं और यहाँ वनस्पति निम्न में मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं
और यहाँ घास काफ़ी ऊंची लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें बात कर लेते हैं। सवाना घास भूमि कहाँ पे है? अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में। ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ, ये यहाँ पे अक्षांशीय क्षेत्रों महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाई जाती है और यहाँ की घास छोटी होती है और पौष्टिक होती है। ठीक है, यहाँ पर सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं और निम्न प्रकार से ये जाने जाती है। प्रेहरी, प्रेहरी पूछा कहाँ पर होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। पंपास अर्जेंटीना में ये घास के नाम हैं। ठीक है, और ये सारी याद रख लेना। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई याद करने के लिए। चलिए, आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया। कल मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।